इस वीडियो में आप लोग जानेंगे केंद्रीय सचिवालय के बारे में। द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, संगठन एवं कार्यप्रणाली, ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग। केंद्रीय सचिवालय जो है एक संस्था है जो मंत्रिमंडल को नीति निर्धारण करने के लिए अपनी सलाह देती है, परामर्श देती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके संगठन एवं कार्यप्रणाली के बारे में। द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय भारत में राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल केंद्रीय सरकार के प्रमुख कार्यकारी है। यह प्रशासन के पिरामिड का शीर्ष है। राष्ट्रपति संवैधानिक एवं मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी है। संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसको परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मंत्रिमंडल नीति निर्धारित करने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिसको परामर्श देने के लिए दो प्रकार के स्टाफ अभिकरण हैं, मंत्रिमंडल समितियां और सचिवालय। सचिवालय के तीन प्रमुख रूप हैं। पहला केंद्रीय सचिवालय, दूसरा मंत्रिमंडल सचिवालय और तीसरा प्रधानमंत्री कार्यालय। क्योंकि ये चैप्टर जो है केंद्रीय सचिवालय पर केंद्रित है, ठीक है, तो हम लोग केंद्रीय सचिवालय के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। भारत में सचिवालय का विशिष्ट महत्व है। भारतीय प्रशासन के संगठन के पदसोपान में केंद्रीय सचिवालय का एक संस्था के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रशासनिक निकाय का मस्तिष्क है। उसके आदेश संपूर्ण देश में प्रचलित होते हैं। सचिवालय की अवधारणा। व्यापक अर्थ में सचिवालय शब्द से तात्पर्य सचिवों के कार्यालय से है, जो मंत्री को प्रशासनिक कार्यों में आवश्यक सहायता तथा निर्देशन प्रदान करता है। इस शब्द की उत्पत्ति भारत के प्रशासन में उस समय हुई जबकि अंग्रेजों ने अपने उपनिवेश में सचिव की सरकार स्थापित की। ठीक है, ये शब्द जो है सचिवालय, इस शब्द की उत्पत्ति भारत में कब हुई थी? जब अंग्रेजों ने अपने उपनिवेश में जब यहाँ पे राज कर रहे थे, तब सचिव सरकार की स्थापना की थी, तभी से इस शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सरकारी सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित मंत्रियों के हाथों में आई। अतः अब प्रशासनिक सचिवों को मंत्रियों के अधीन रखने की व्यवस्था की गई। भारत में सचिवालय को अभिधारणा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। प्रथम, नीति निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसमें सचिवालय द्वारा मंत्रियों की सहायता की जाती है। ठीक है, सचिवालय का क्या कार्य है? नीति निर्माण प्रक्रिया में मंत्रियों की सहायता करना। द्वितीय, मंत्रियों को व्यवस्थापकीय कार्यों में सहयोग की आवश्यकता होती है और व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक सचिवालय में ही तैयार किए जाते हैं। तृतीय, सचिवालय सरकार के लिए संस्थागत स्मृति भंडार घर का कार्य करता है। चतुर्थ, सचिवालय में किसी भी समस्या एवं नीति पर निर्णय काफ़ी व्यापक परीक्षण करने के पश्चात किया जाता है। फलस्वरूप विभिन्न दृष्टिकोणों में समन्वय स्थापित करने में सुविधा हो जाती है। पंचम, सचिवालय विभिन्न सरकारों, प्रशासनिक संस्थाओं और इकाइयों के मध्य संचार सूत्र की भूमिका का निर्वाह करता है। चलिए जानते हैं केंद्रीय सचिवालय का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ। केंद्रीय सचिवालय के प्रारंभिक इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो कंपनी शासन के युग में बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन केंद्रीय सचिवालय के गठन के कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिलते हैं। सन 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रशासन में मितव्ययता लाने के लिए होल्ट मैकेंजी की सलाह से केंद्रीय सचिवालय में 3 परिवर्तन किए गए थे। वाणिज्य विभाग समाप्त कर दिया गया था। राजस्व व वित्त को मिला दिया गया। 2 विभाग समूह बनाए गए, जिनमें क्रमशः एक और सामान्य, विदेश और वित्त विभाग रखे गए, तो दूसरी ओर राजस्व न्यायालय तथा गुप्तचर विभाग। 1857 से पूर्व तक केंद्रीय सचिवालय का शैशव काल रहा। 1862 से 1919 तक अनेक नए विभागों को सचिवालय में जोड़ा गया। विदेश, गृह, वित्त तथा सैन्य विभाग तो सचिवालय में पहले से ही थे। इस अवधि में कृषि एवं राजस्व, उद्योग तथा वाणिज्य, निर्माण कार्य आदि अतिरिक्त विभागों को केंद्रीय सचिवालय में यथा समय स्थापित किया गया। स्वतंत्रता के बाद
केंद्रीय सचिवालय के संगठन एवं कार्यों में पंडित नेहरू के नेतृत्व में व्यापक परिवर्तन किए गए। 1950 से योजना प्रक्रिया के लिए एक वित्तीय शाखा खोलने का प्रस्ताव रखा गया। 1957 में एक रक्षा शाखा स्थापित की गई। 1961 में सांख्यिकी विभाग, 1964 में O&M विभाग, 1965 में सूचना विभाग तथा 1966 में लोक उद्यम के ब्यूरो को वित्त विभाग में गठित कर सचिवालय में स्थान दिया गया। केंद्रीय सचिवालय का संगठन मंत्रालयों और विभागों के एक समूह के रूप में केंद्रीय सचिवालय ही भारत सरकार है। केंद्रीय सचिवालय में अनेक मंत्रालय और विभाग हैं, जिनकी वर्तमान समय में संख्या 80 से भी अधिक है। 1948 में जहां सचिवों के 8 पद एवं 18 विभाग थे, वहां 1 जनवरी 1997 को 92 सचिव और 81 विभाग थे। मंत्रालय विभाग में प्रभाग में, प्रभाग शाखा में और शाखा अनुभागों में विभक्त है। मंत्रालय या विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष सचिव होता है। प्रत्येक उपविभाग का प्रमुख अधिकारी संयुक्त सचिव अथवा अतिरिक्त सचिव होता है। उप विभाग सामान्यतः 2 प्रभागों में विभक्त होता है, जिसके अधिकारी उप सचिव होते हैं। प्रत्येक प्रभाग में सामान्यतः 2 शाखाएं होती है। शाखा का अधिकारी अवर सचिव कहलाता है। एक शाखा में सामान्यतः 2 अनुभाग होते हैं। अनुभाग का प्रमुख अनुभाग अधिकारी कहलाता है। अनुभाग का प्रमुख क्या कहलाता है? अनुभाग अधिकारी कहलाता है। ठीक है। प्रत्येक अनुभाग में सहायक, लिपिक, टंकणकर्ता आदि कार्मिक होते हैं। सचिवालय के अधिकारी केंद्रीय सचिवालय में सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अवर सचिव आदि अधिकारी होते हैं। केंद्रीय सचिवालय के पदों को अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवा ग्रुप का अधिकारी तथा केंद्रीय सचिवालय सेवा CSS के अधिकारियों से भरा जाता है। केंद्रीय सचिवालय सेवा CSS के अधिकारियों को मंत्रालयों या विभागों से इसलिए संबद्ध किया जाता है ताकि सचिवालय कार्यों में निरंतरता बनी रहे। विदेश मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग तथा रेलवे विभाग के सचिवालय पद उन्हीं विभागों की सेवाओं के उच्च अधिकारियों से भरे जाते हैं। सचिव को छोड़कर कतिपय अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में से कार्यकाल पद्धति टेनर सिस्टम के आधार पर लिए जाते हैं। कार्यकाल पद्धति 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय से शुरू की गई थी। सचिवालय पुनर्गठन के बारे में व्हीलर रिपोर्ट में इस पद्धति के लक्षण इस प्रकार गिनाए गए हैं। प्रथम तो यह है कि भारत सरकार के सचिवालय में पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। उनके लिए विभिन्न राज्यों की सेवाओं में कार्य करने वाले अधिकारियों को लाया जाना चाहिए और दूसरे अधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय में कुछ समय तक कार्य कर लेने के बाद कुछ समय तक राज्यों के पदों पर भेजा जाना चाहिए और फिर वहां से वापस बुला लेना चाहिए। यह क्रम अब भी नियमित रूप से अपनाया जाता है। होता यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में नए भर्ती किए जाने वाले लोग किसी न किसी राज्य में भेज दिए जाते हैं और उन्हें वहां महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता है और भारत सरकार निश्चित नीति के अनुसार अपने सचिवालय के लिए राज्यों से अधिकारी प्राप्त करती रहती है। इस प्रकार राज्यों से बुलाए गए अधिकारियों को प्रायः 3 वर्ष तक केंद्रीय सचिवालय में रखा जाता है। उसके बाद उन्हें राज्य में उनके पदों पर लौटा दिया जाता है, परंतु व्यवहार में आमतौर पर 1-2 साल की अवधि बढ़ा दी जाती है। सन 1957 से केंद्रीय सचिवालय के उच्चस्थ अधिकारियों की नियुक्ति हेतु केंद्रीय स्टाफिंग योजना सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम CSS प्रारंभ की गई है। CSS जो है CSS कब से स्टार्ट हुआ है? 1957 से केंद्रीय सचिवालय के उच्चस्थ अधिकारियों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय स्टाफिंग योजना सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम CSS प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत उप सचिव एवं उससे ऊपर के पदों को भरने का तरीका शामिल है।
इस योजना के तहत केंद्रीय सचिवालय में वरिष्ठ पदों को निम्न श्रेणियों से भरा जाता है। ठीक है, CSS योजना जो है 1957 में जो शुरू हुआ, उसमें सचिवालय में वरिष्ठ पदों को निम्न श्रेणियों से भरा जाता है। राज्यों के अखिल भारतीय सेवा संवर्ग एवं राज्य सिविल सेवा के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को कार्यकाल पद्धति के आधार पर लेना, केंद्रीय सेवा वर्ग का से तथा सार्वजनिक उद्यमों में काम करने वाले उच्च श्रेणी अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति कर कार्यकाल पद्धति चेनर सिस्टम के आधार पर लेना, केंद्रीय सचिवालय सेवा सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस CSS के अधिकारी, राज्य सिविल सेवा के वे अधिकारी जिनका नाम विशेष चयन सूची में उल्लिखित हो तथा राज्य सिविल सेवा के कतिपय अधिकारियों को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उनको छोड़कर जिनका उल्लेख द में किया गया है। वर्तमान में उप सचिव, अवर सचिव तथा निदेशक व उसके ऊपर के पदों के लिए प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल 3, 4 और 5 वर्ष है। यदि संयुक्त सचिव अतिरिक्त सचिव के पद पर पदोन्नत हो जाए तो प्रतिनियुक्ति कार्यकाल इस ढंग से नियोजित किया जाता है कि अतिरिक्त सचिव के पद पर कम से कम 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करे। केंद्रीय सरकार में सभी प्रतिनियुक्ति के पदों को भरने के लिए वरिष्ठ चयन मंडल सीनियर सिलेक्शन बोर्ड तथा केंद्रीय स्थापना मंडल सेंट्रल एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड से परामर्श लिया जाता है। सीनियर सिलेक्शन बोर्ड में 5 सदस्य होते हैं और मंत्रिमंडल सचिव इसका अध्यक्ष होता है। सेंट्रल एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड में भी 5 सदस्य होते हैं और कार्मिक विभाग का सचिव इसका अध्यक्ष होता है। संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पदों पर नियुक्ति के लिए सीनियर सिलेक्शन बोर्ड SSB तथा अवर सचिव से ऊपर एवं संयुक्त सचिव से नीचे के स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए सेंट्रल एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड CEB अनुशंसा करता है। सचिव, अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव उच्च स्तर के कार्यों के संचालन और उप सचिवों एवं अवर सचिव मध्य स्तर के कार्यों के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। सचिवालय में अधिकारियों की ये श्रेणियां अधिदित सिद्धांत फिल्टर प्रिंसिपल पर आधारित है। केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत रेल मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों तथा अन्य कार्यालयों में अपर सचिव तथा इससे ऊपर के सभी सचिवालय पदों को कार्यविधि संबद्ध केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाता है। स्थापना अधिकारी राज्य सरकारों तथा अन्य संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से पात्र अधिकारियों के नाम प्राप्त करता है तथा अधिकारियों की पात्रता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए एक सूची तैयार करता है। स्थापना अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए पैनल में से कुछ नाम रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए भिन्न मंत्रालयों को भेजे जाते हैं और संबद्ध मंत्रालय इनमें से ही नियुक्ति के लिए चयन करते हैं। उप सचिव तथा इससे ऊपर के स्तर के पदाधिकारियों के मामले में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अपर सचिव तथा इससे ऊपर के स्तर के पदों के तैनाती प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिव द्वारा तैयार किए जाते हैं। सचिव के कार्य पूर्ण रूप से परिभाषित है। वह मंत्रालय या विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है तथा संसदीय समितियों के सम्मुख अपने मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने मंत्रालय के कार्यों से अपने को पूर्ण सचेत रखता है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या एवं प्रकृति के संबंध में वह साप्ताहिक प्रतिवेदन प्राप्त करता है। श्री गोपाल स्वामी आयंकर ने लिखा है, सचिव को फाइलों में डूबा हुआ नहीं रहना चाहिए। उस पर दिन प्रतिदिन के सामान्य कार्य का भार भी नहीं होना चाहिए। यह आवश्यक है कि उसे पूर्ण स्थिति समझने का समय मिले तथा उसके सौंपे गए उत्तरदायित्व के क्षेत्र में समस्याओं की पकड़ करने, सोचने और आगामी योजना बनाने का अवसर मिले। यह सब उसके उचित कार्य है और उनको कुशलता से संपादित किया जाना चाहिए। इस दिशा में कार्य न करने की असफलता की पूर्ति उसके अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर करना संभव नहीं है। केंद्रीय सचिवालय के किसी मंत्रालय में 1 से अधिक सचिव होते हैं। सभी सचिव यद्यपि समान वेतन पाते हैं
किंतु वे समान दर्जे के नहीं होते। एक मंत्रालय का सचिव होता है तथा अन्य सचिव मंत्रालय में विभिन्न विभागों के सचिव होते हैं। विभागों के सचिव मंत्रालय के सचिव के अधीन रहकर कार्य करते हैं। मंत्रालय का सचिव अपने कार्यों के संपादन के अतिरिक्त अपने मंत्रालय के विभिन्न विभागों के सचिवों में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। केंद्रीय सचिवालय के सचिव प्रायः निम्न पदमान में आते हैं। बहुविभागीय मंत्रालय सचिव, इन सचिवों को आवश्यकता से अधिक महत्व प्राप्त होता है क्योंकि विभागों के सचिव इनकी अधीनता में कार्य करते हैं, जैसे कृषि मंत्रालय का सचिव, वाणिज्य मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्रालय का सचिव। दूसरा है एक विभागीय मंत्रालय सचिव, जैसे वस्त्र मंत्रालय का सचिव, जल संसाधन मंत्रालय का सचिव। तीसरा है बहुविभागीय मंत्रालय में एक विभाग का सचिव। और चौथा है किसी विशेष कार्य का निर्वाह करने वाला सचिव, जैसे गृह मंत्रालय में कश्मीर के मामले का सचिव। सचिव के पास कार्यभार अधिक होता है, अतः उसको सहायता देने के लिए अतिरिक्त या संयुक्त सचिव होते हैं। संयुक्त सचिव सौंपे गए क्षेत्र में सचिव की शक्ति का प्रयोग करते हैं। इनका मंत्री से सीधा संपर्क होता है, किंतु इस संपर्क के संबंध में सचिव को सूचित रखा जाता है। उप सचिव सचिव के लिए कार्य करता है। अपने स्तर पर वह जितने मामले निपटा सकता है निपटाता है। महत्वपूर्ण मामलों में वह सचिव से लिखित अथवा मौखिक आदेश प्राप्त करता है। अवर सचिव छोटे छोटे मामले निपटाता है। महत्वपूर्ण मामलों को उप सचिव के पास भेजा जाता है। किसी किसी मंत्रालय में विशेष कार्यों के लिए विशेष अधिकारी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भी है। सचिव केवल मंत्रालय का ही सचिव नहीं होता, अपितु वह भारत सरकार का भी सचिव होता है। यही बात निम्न स्तर के अधिकारियों के संबंध में भी है। सभी अधिकारी संपूर्ण भारत सरकार के हित को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। दुर्भाग्यवश आजकल केंद्रीय सचिवालय में मंत्रालय या विभागीय प्रवृत्ति की ओर जोर पकड़ती जा रही है और सचिव केवल अपने मंत्रालय या विभाग के संकुचित दृष्टिकोण से सोचते हैं। यह प्रवृत्ति केवल सचिवों तक ही सीमित न होकर नीचे के स्तर तक व्याप्त है। सचिवालय के अधिकारियों की भर्ती। ब्रिटिश शासनकाल में ICS परीक्षा में सफल अनुभवी व्यक्तियों को टेन्योर व्यवस्था के आधार पर कुछ निश्चित समय के लिए सचिवालय में नियुक्त किया जाता था। स्वाधीनता के बाद अब भी टेन्योर प्रथा चल रही है। राज्यों में कार्यरत IAS अधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय में नियुक्त किया जाता है। इसके पीछे मूल धारणा यह है कि यदि कैडर के वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय सचिवालय में कार्य करेंगे तो उन्हें व्यावहारिक प्रशासन का अनुभव होगा तथा उनके द्वारा निर्मित नीतियाँ तथा कार्य पद्धति अधिक व्यावहारिक और देश के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। इस संबंध में डॉक्टर MP शर्मा लिखते हैं कि इस व्यवस्था का प्रधान गुण यह है कि नीति निर्धारण का कार्य करने वाले सचिवालय अधिकारियों को व्यावहारिक कार्य क्षेत्र में प्रशासन अर्थात नीति के क्रियान्वयन और वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सचिवालय के अधिकारियों के दृष्टिकोण में एक ताजगी बनी रहती है। परिणाम स्वरूप वे एक ऐसी लीक में पड़ने से बच जाते हैं जो सामान्यतया सचिवालय के भीतर पड़ जाती है। इस पद्धति का दोष यह है कि इसके कारण सचिवालय अधिकारी एक अतिथि की भांति केंद्रीय विभागों में आते हैं, जिसके कारण परंपरा और अनुभव को सुरक्षित रखने का कार्य निचले अधिकारियों के कंधों पर आ जाता है, क्योंकि यही अधिकारी स्थायी तौर पर सचिवालय में रहते हैं। आजकल अंडर सेक्रेटरीज के अधिकांश पद तथा 137 डिप्टी सेक्रेटरीज के पदों की भर्ती सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, जिसे 1948 तक इंपीरियल सेक्रेटरीट सर्विस कहा जाता था, ये स्थायी रूप से होने लगी है। सचिवालय के कर्मचारी वर्ग। सचिवालय के कार्यालय स्टाफ संगठन की रूपरेखा इस प्रकार होती है: अनुभाग अधिकारी, सहायक, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लिपिक आदि। अवर सचिव को भी कार्यालय स्टाफ के संगठन में ही गिना जाता है और जो भी पत्र आते हैं उन पर कार्यवाही का प्रारंभ अवर सचिव द्वारा ही होता है। आजकल
3 केंद्रीय सचिवालय सेवाएं विद्यमान हैं। पहला, केंद्रीय सचिवालय सेवा सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस यानी CSS। दूसरा, केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर्स सर्विस CSSS। तथा तीसरा, केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा सेंट्रल सेक्रेटरीट क्लरिकल सर्विस CSCS। अधिकांश मंत्रालयों, विभागों तथा संबद्ध कार्यालयों में मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद इन्हीं सेवाओं में से भरे जाते हैं। विदेश मंत्रालय तथा रेलवे बोर्ड ने अपनी पृथक मंत्रालय सेवाएं स्थापित की है। सन 1951 में केंद्रीय सचिवालय सेवा का गठन किया गया था। इस सेवा के सदस्य मध्यम और नीचे के प्रशासनिक स्तर पर कार्य करते हुए नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहायक होते हैं। इस सेवा में से ही अनुभाग अधिकारी और सहायक नियुक्त किए जाते हैं। इस सेवा के सदस्यों में से ही अवर सचिव के अधिकांश पद और कुछ उप सचिव और समक्षक पद भी भरे जाते हैं। यह कार्मिक वर्ग संगठनात्मक स्मृति केंद्र का कार्य करता है। इस वर्ग की योग्यता पर अधिकारी वर्ग की कार्यकुशलता निर्भर करती है। कर्मचारी वर्ग अग्रलिखित कार्यों का संपादन करता है। प्राप्त नए पत्रों के साथ पुराने पत्र को संलग्न करना, यह देखना कि सभी तथ्य सही है अथवा नहीं, उपलब्ध आवश्यक तथ्यों और आंकड़ों की जानकारी देना जो नीति संबंधी निर्णय पूर्व में लिए गए हैं, उन्हें उनसे अवगत कराना, पिछले निर्णयों के उदाहरण स्वरूप पुरानी फाइलें आदि प्रस्तुत करना, विचार के लिए प्रश्नों का उल्लेख करना और उन प्रश्नों के उत्तर पेश करना जिनके आधार पर निर्णय लेने में सुविधा हो आदि। केंद्रीय सचिवालय के वर्तमान संगठन को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। सचिव, जो कि विभाग का अध्यक्ष होता है। अतिरिक्त सचिव अनेक सेक्शनों की एक विंग का अध्यक्ष होता है। संयुक्त सचिव या उप सचिव 4 सेक्शनों की एक डिवीजन का अध्यक्ष होता है। अवर सचिव 2 सेक्शनों की एक ब्रांच का अध्यक्ष होता है। अनुभाग अधिकारी अनुभाग का प्रभारी होता है। सहायक अनुभाग अधिकारी का सहायक होता है। लिपिक वरिष्ठ एवं कनिष्ठ श्रेणी का होता है। क्लियर? चलिए जानते हैं केंद्रीय सचिवालय सेंट्रल सेक्रेटरीट के क्या कार्य होते हैं। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट। केंद्रीय सचिवालय मुख्य रूप से नीति निर्माण, कार्य पद्धति की रीति एवं नियमों का निर्धारण, वित्त नियंत्रण, विधि निर्माण से संबंधित कार्य, कार्यपालिका विभागों को उनके कार्यों के लिए निर्देशन एवं मार्गदर्शन, कार्यपालिका विभागों के कार्यों का मूल्यांकन आदि कार्य करता है। सचिवालय एक संस्थागत बुद्धि की भांति है जो उभरती हुई समस्याओं के आवश्यक परिवेश में परीक्षण करता है तथा इस प्रकार का परीक्षण कार्य विषयगत निरंतरता, दृढ़ता एवं अनुकूलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। सचिवालय का कार्य नीति विषयक परामर्श के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता है। सचिव मंत्री को परामर्श देने के साथ ही साथ संसद में की गई आलोचना और प्रश्नों की बौछार के कार्यों से रक्षा में उसकी सहायता भी करते हैं। वे मंत्री को आवश्यक आंकड़े, तथ्य एवं जानकारी उपलब्ध कराते हैं जिनके आधार पर मंत्री अपने आलोचकों को उत्तर देता है। अधिकारी संसद की दीर्घा में बैठते हैं तथा मंत्रालय या विभाग की आलोचना का सार लिखते हैं। सचिवालय विरोधी दल, दबाव समूह और समाचार पत्रों की आलोचना के संदर्भ में नीति का रक्षण करते हैं और उसकी न्यायोचितता का पक्ष प्रस्तुत करते हैं। सचिवालय में जो कुछ होता है उसको लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति आदि के समक्ष न्यायोचित ठहराना अधिकारियों का उत्तरदायित्व है। उनके लिए संसदीय जांच समितियों के समक्ष उपस्थित होना, प्रश्नों के उत्तर देना भी आवश्यक होता है। सरकारी हैंडबुक के अनुसार सचिवालय के प्रमुख कार्यों की सूची इस प्रकार है। पहला, नीति निर्धारण तथा समय समय पर आवश्यकता अनुसार नीति के संशोधन में मंत्री की सहायता करना। दूसरा, विधान, नियम तथा विनियम तैयार करना। तीसरा, क्षेत्रीय योजना और कार्यक्रम तैयार करना। चौथा, मंत्रालय या विभाग के अध्यक्षों के संबंध में बजट तैयार करना और व्यय पर नियंत्रण करना। चौथा का बी सेक्शन है, चालू होने पर
चालू होने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं को वित्तीय तथा प्रशासनिक अनुमति देना और उनमें आवश्यक संशोधन करना। 5वां, कार्यपालिका विभागों एवं अर्ध स्वायत्त क्षेत्रीय अभिकरणों द्वारा निर्मित नीति तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना तथा उस पर नियंत्रण करना और उनके परिणामों का मूल्यांकन करना। 6, नीतियों की व्याख्या करना तथा नीतियों में समन्वय लाना। 7वां, मंत्रालय विभाग तथा उनकी इकाइयों के अधिकारी वर्ग की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाना। 8वां, मंत्री को संसद के प्रति अपने उत्तरदायित्व वहन करने में सहायता करना। डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा के शब्दों में सचिवालय का कार्य यह है कि वह नीतियों के निर्धारण के बारे में आवश्यक सामग्री तथा अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर मंत्री को परामर्श दे। उसका कार्य यह भी है कि वह नीतियों को क्रियान्वित करे। सचिवालय को प्रशासनिक निकाय का मस्तिष्क केंद्र कहा जा सकता है। वह समस्त प्रशासनिक क्रिया का निर्देशन और नियंत्रण करता है। सचिवालय नीति निर्माण की संस्था है और उसे कार्यकारी प्रकृति का कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु जहाँ कार्यकारी प्रकृति का कार्य करने वाली संस्था नहीं है वहाँ उसके लिए कार्यकारी प्रकृति के कार्य करना भी आवश्यक है। आजकल केंद्रीय सचिवालय कार्यकारी प्रकृति का कार्य अधिक करने लगा है, जो न केवल अनुचित है बल्कि सचिवालय के आधारभूत सिद्धांतों के प्रतिकूल भी है। सचिवालय कार्य प्रणाली की आलोचना। सचिवालय प्रशासन की रीढ़ है, किंतु निम्नलिखित आधारों पर इसकी कार्य प्रणाली की आलोचना की जाती है। सचिवालय कार्य प्रणाली की आलोचना। पहला है, सचिवालय की प्रक्रिया में फाइल को निर्णय की मंजिल तक पहुंचने के लिए अनेक पद सोपानों से गुजरना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप कार्यों में विलंब होता है और प्रभावित व्यक्ति तक निर्णय की सूचना इतने समय बाद पहुंचती है कि जब निर्णय का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यह कहा जाता है कि सचिवालय में कागज यहाँ से वहाँ चलते रहते हैं, लेकिन वे केवल चलने के लिए चलते हैं, न कि किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए। डॉक्टर P.D. शर्मा के अनुसार भारत में केंद्रीय सचिवालय की कार्यवाहियों में विलंब की समस्या ने प्रजातंत्र के स्वरूप को भ्रष्ट करने में अपना समुचित योगदान दिया है। भ्रष्टाचार के कितने ही रूप इसमें पलते और पनपते हैं। दूसरी आलोचना है केंद्रीय सचिवालय के कार्य प्रणाली की। सचिवालय यद्यपि नीति निर्माण करने वाली संस्था है, तथापि आजकल यह कार्यकारी विभागों के कार्यों का संचालन अधिकाधिक मात्रा में करने लगा है। इसके परिणाम स्वरूप एक तो सचिवालय अपना ध्यान नीति निर्माण के कार्य पर केंद्रित नहीं कर पाता है और दूसरी ओर कार्यकारी इकाइयों की शक्ति में ह्रास होता जा रहा है। तीसरा, वर्तमान समय में सचिवालय अपना क्षेत्र अधिकार अथवा साम्राज्य बढ़ाने की मनोवृत्ति से पीड़ित है। परिणाम स्वरूप वह अनेक ऐसे कार्यों में संलग्न है जो उसके उद्देश्यों और ध्येय के प्रतिकूल है। सचिवालय में कार्मिकों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि वह भीड़ भरा संगठन मात्र बनकर रह गया है। सचिवालय के कार्यकारी अपने आप को इकाइयों के कार्मिकों से अधिक योग्य मानने की प्रवृत्ति से पीड़ित रहते हैं। वे केवल कार्यों में दोष निकालने और भय पैदा करने का कार्य करते हैं। वे कार्यकारी इकाइयों के कार्मिकों को प्रेरणा नहीं दे पाते। सचिवालय तथा विभागीय अध्यक्षों के बीच जो संबंध स्थापित होने चाहिए वे स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। सातवीं आलोचना है, सचिवालय की अधिकांश कार्यवाही अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न की जाती है और उच्च अधिकारी केवल रबड़ की मोहर की भांति उनके कार्यों को हस्ताक्षरित करते हैं। आठवीं आलोचना है इसकी, सचिवालय की निर्णय प्रक्रिया में पद सोपानों की संख्या भी अधिक है। सचिवालय सुधार के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार है। सचिवालय सुधार के लिए सुझाव। भारत सरकार सचिवालय के दोषों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रही है। प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझावों पर आवश्यकता अनुसार अमल किया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझावों पर आवश्यकता अनुसार अमल किया गया है। सचिवालय में अनावश्यक नियुक्तियों को तथा अनावश्यक व्यय को हतोत्साहित किया जा रहा है। सचिवालय कार्य पद्धति को पूर्वापेक्षा सरल और गतिमान बनाया गया है। लाल फीताशाही यानी रेड टेपिज्म पर कठोर प्रहार किया जा रहा है। निम्न स्तर पर प्रशासनिक कुशलता लाने के लिए
अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। कार्मिकों की तरक्की के लिए नए नियम लागू हो रहे हैं और यह समझा जाने लगा है कि वरिष्ठ पदों को भरने के लिए आयु को आवश्यक महत्व न दिया जाए। यह भी सुझाव दिया गया है कि एक मंत्रालय के साथ संलग्न सचिव को 2 वर्ष के स्थान पर लगातार 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। अधिकारियों को वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिए आरंभिक स्तर पर ही विशेष प्रशिक्षण के लिए चुना जाना चाहिए। सचिवालय सुधार के लिए कतिपय सुझाव निम्नलिखित है। पहला, सचिवालय को केवल नीति निर्माण का ही कार्य करना चाहिए। दूसरा, सचिवालय के कार्यों में कुशलता लाने के लिए विभाग अध्यक्ष, सचिव तथा मंत्री तीनों के मध्य की स्थानगत दूरियां कम की जाए। तीसरा, प्रशासनिक विभागों की अध्यक्षता विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। चौथा, सचिवालय की कार्य पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। कार्यालय पद्धति द्वारा कार्य करने के स्थान पर अधिकारी अनुस्थापक व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। श्री LK झा और श्री LP सिंह द्वारा प्रशासन में कार्य कुशलता और अनुशासन लाने के संबंध में 1975 में अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिए गए थे। उनमें एक महत्वपूर्ण सुझाव में यह दिया गया था कि वरिष्ठ अधिकारी मंत्रियों के सामने उचित सुझाव रखने में प्रायः घबराते हैं, क्योंकि कभी कभी ये सुझाव प्रचारित राजनीतिक सुझाव के विरुद्ध भी होते हैं। इसलिए मंत्रियों को चाहिए कि वे अपने अधिकारियों की बातों को सुनें और उन्हें प्रोत्साहित करें। तो ये जो चैप्टर है केंद्रीय सचिवालय द सेंट्रल सेक्रेटरीट, ये ख़त्म हुआ। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा क्योंकि इस चैप्टर का जो पढ़ाते जा रही हूँ इसका PDF आपको वहीं पर मिलेगा। और नए आए हैं चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा।